नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत आप सभी का श्री कुलम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है कच्चातीबू आइलैंड। हम देखेंगे कच्चातीबू आइलैंड का इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है और यह चर्चा में क्यों है और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि कच्चातीबू आइलैंड जो कि पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। पाक जल डमरू मध्य आप जानते हैं कि जो आपका भारत है, भारत और श्रीलंका के बीच का जो क्षेत्र है ये पाक जल डमरू क्षेत्र कहा जाता है और यहीं पे कच्चातीबू आइलैंड अवस्थित है। ये कच्चातीबू आइलैंड जो है आपका, यह 14वीं शताब्दी में सामने आया और ज्वालामुखी उद्गार होता है। ज्वालामुखी के कारण ही जो है आप कह सकते हैं कि ये कच्चातीबू आइलैंड बनता है। कब बनता है? 14वीं शताब्दी में। इसकी अवस्थिति क्या है तो आप देखेंगे कि यह पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इस आइलैंड के दोनों साइड कौन से द्वीप हैं तो आप देखेंगे कि भारत का जो रामेश्वरम क्षेत्र है, इसके आप देखेंगे एक साइड रामेश्वरम है और दूसरे साइड आप देखेंगे कि नंदीतीवु क्षेत्र है, नंदीतीवु आइलैंड है, नंदीतीवु द्वीप है जो कि श्रीलंका का है। तो नंदीतीवु द्वीप और रामेश्वरम के मध्य में जो है आपका कच्चातीबू द्वीप अवस्थित है और जो कि यह पाक जल डमरू मध्य में आता है। यह द्वीप जो है निर्जन है। निर्जन का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी तरह का आवास क्षेत्र नहीं है, यहाँ लोग नहीं रहते हैं। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका 285 एकड़ क्षेत्रफल है जो कि 1.15 किलोमीटर के रूप में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस आइलैंड को लेकर के भी इसका स्ट्रेटजिक लोकेशन है, रणनीतिक इसका महत्व है। तो इसको लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में 2 समझौते हुए हैं और यह समझौता बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसलिए किया गया ताकि जो है, क्योंकि हमारे आप पड़ोसी देश है तो शांतिपूर्ण तरीके से सबका विकास हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके या सद्भावनापूर्ण आप कह सकते हैं कि सद्भावनापूर्ण विचार को रखते हुए तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका की प्रधानमंत्री के मध्य यह समझौता ज्ञापन किया जाता है। तो 1974 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा एक समझौता होता है, वह होता है 1974 में। तो 1974 में जो समझौता होता है बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि जो ये कच्चातीबू आइलैंड है इस पर सैकड़ों सालों से विवाद चला आ रहा था। तो इस विवाद को समाप्त करना ताकि एक दूसरे को लोग सपोर्ट कर सकें और शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देशों का विकास हो सके, आपसी भाईचारा बढ़े, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके यह समझौता किया गया था। तो 1974 में क्या होता है कि जो पाक स्ट्रेट है, पाक जो जलडमरू मध्य का एरिया है, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है समुद्री सीमा को जो है बाउंड्री लाइन को खींचने के लिए आप कह सकते हैं कि दोनों देश का एक निश्चित सीमा हो कि समुद्र के अंदर की भारत का हिस्सा कितना है, श्रीलंका का कितना क्षेत्र समुद्री सीमा के अंतर्गत है, उस विवाद को सॉल्व करने के लिए जो है 1974 में समझौता किया जाता है और उस समझौते के अंतर्गत जो है कच्चातीबू आइलैंड श्रीलंका को भारत के द्वारा दिया जाता है। पुनः जो है 1976 में फिर समझौता होता है। तो जैसे आपने देखा कि जो 1974 का समझौता होता है तो पाक जलडमरू क्षेत्र का जो हिस्सा है वहाँ पर समुद्री सीमा क्या होगा उसको लेकर के समझौता होता है। वहीं 1976 में अगर बात करें तो 1976 में ये समझौता होता है कि जो बंगाल की खाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है और जो मन्नार की खाड़ी है, इसमें भारत और श्रीलंका के बीच में क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा होगी उसको लेकर के 1976 में पुनः समझौता किया जाता है और इसी समझौते के अंतर्गत समुद्री सीमा तय की जाती है। साथ ही साथ भारत को एक क्षेत्र मिलता है वेज बैंक का क्षेत्र। वेज बैंक क्षेत्र आप कह सकते हैं कि यह जो केप ऑफ कैमोरिन है या कैमोरिन का एरिया है, कैमोरिन क्षेत्र है, वहाँ उसके दक्षिणी सिरे पर जो है वेज बैंक स्थित है। वेज बैंक का आर्थिक महत्व है आप कह सकते हैं, क्योंकि यह जो क्षेत्र है मत्स्यन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है या बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। साथ ही साथ जो आपका वेज बैंक का है एरिया है, यह क्षेत्रीय जल सीमा के बाहर है। क्षेत्रीय जल सीमा का मतलब होता है जैसे ये भारत की अवस्थिति है तो भारत का क्षेत्र मान लीजिए ये है, तो टेरिटोरियल वाटर क्या होता है कि जो आपका सेल्फ है, महाद्वीपीय मग्न तट है, उससे 12 नॉटिकल माइल की जो दूरी होती है, 12 नॉटिकल माइल की, वहाँ तक का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय जल, टेरिटोरियल वाटर। अगर इसके बाहर है, 12 नॉटिकल माइल से बाहर है तो इसको कहते हैं कि क्षेत्रीय जल सीमा के बाहर है। तो ये जो है टेरिटोरियल वाटर के बाहर है।
तो कहने का मतलब जो वेज बैंक का क्षेत्र है जो केप कैमोरिन के दक्षिण में स्थित है, यह क्षेत्रीय जल सीमा के बाहर स्थित है। साथ ही साथ आपको जैसा कि हमने बताया कि यह वेज बैंक जो है मत्स्यन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने अन्य बैंक का नाम सुना होगा, जैसे ग्रांड बैंक अमेरिका का मत्स्यन का काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है, वैसे ही वेस्ट बैंक यूरोप का काफ़ी मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऐसे ही वेज बैंक जो भारत का है यह भी मत्स्यन के लिए काफ़ी फेमस है। जैसा कि हमने बताया कि आपको 1974 में पाक स्ट्रेट के बीच में क्या सीमा लाइन होगा उसको लेकर के समझौता होता है। वहीं पर 1976 में जो समझौता होता है वो बंगाल की खाड़ी और आपका जो मन्नार की खाड़ी है, इसमें भारत और श्रीलंका के बीच में क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगा उसको लेकर के समझौता होता है। हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं कि इसके इतिहास की बात करते हैं कि अगर हम देखें कि जो आपका कच्चातीवू आइलैंड है, किसी समय आप कह सकते हैं जो रामनाद साम्राज्य तमिलनाडु का हुआ करता था उसी के अंतर्गत कच्चातीवू आइलैंड का क्षेत्र भी आता था। और यह रामनाद साम्राज्य जो है जो स्थापित किया गया था, इस 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको स्थापित करने वाले जो फाउंडर थे आप कह सकते हैं रघुनाथ देव किलावन। रघुनाथ देव किलावन के द्वारा रामनाद साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और ये सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं रघुनाथ देव किलावन जो है इसके सबसे इम्पॉर्टेंट किंग्स कह सकते हैं कि राजा थे। और अगर हम बात करें रामनाद साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, तो रामनाद साम्राज्य की स्थापना किए थे मदुरई नायक कृष्णप्पा। और इस साम्राज्य के लोग काफ़ी आप कह सकते हैं जो मार्शल आर्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी कुशल थे। इस वजह से इस साम्राज्य के लोगों को जब दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य का शासन हुआ करता था, तो वहाँ पर इस साम्राज्य के लोग नौकरियाँ किया करते थे सोल्जर के लिए। तो क्योंकि इनके पास मार्शल आर्ट्स का अच्छा कला था और युद्ध नीतियों को जानते थे, युद्ध रणनीतियों को जानते थे, युद्ध क्षेत्र में किस तरह से हम भाग लें और युद्ध को किस तरह से जीतें, इन सब कलाओं में निपुण होने की वजह से इनको अन्य साम्राज्यों में भी सोल्जर की नौकरियाँ आप कह सकते हैं कि सैनिक की जो है नौकरियाँ प्राप्त हुई थी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि जो कच्चातीवू आइलैंड है ये पिछले आप कह सकते हैं कि 1 साल से काफ़ी चर्चा में आ रहा है, क्योंकि यह भारत के काफ़ी कह सकते हैं कि करीब में स्थित द्वीप है, जिसका भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। क्योंकि यहाँ से रह कर के भारत अपने जो भी ट्रेड हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो सी ट्रेड्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं, उसको यहाँ से बढ़िया से मॉनिटर कर सकता है। साथ ही साथ जो चाइना का एक्सपेंशन पॉलिसी है, जो चाइना का रह के बार बार चाइना जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुस जाता है या आप कह सकते हैं कि जो भारतीय सीमा क्षेत्र में आ जाता है, उस पर निगरानी किया जा सकता है। अगर इस तरह का आप कह सकते हैं कि जैसे कच्चातीवू आइलैंड जो श्रीलंका को दिया गया है, तो श्रीलंका इसका उपयोग किसी दूसरे रूप में करा सकता है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के कच्चातीवू आइलैंड काफ़ी कंसर्निंग मुद्दा हो जाता है। इस वजह से यह बार बार चर्चा में आता है। और कच्चातीवू आइलैंड के विषय में आप ये भी जान लीजिए, कच्चातीवू आइलैंड जो है यहाँ पर एक चर्च भी है जिसका नाम है सेंट एंटोनी कैथोलिक चर्च। और यह एक ऐसा चर्च है, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्थल है, केवल एकमात्र धार्मिक स्थल है जो कि कच्चातीवू आइलैंड पे है, और वहाँ पर और किसी भी तरह का मंदिर मस्जिद अवस्थित नहीं है। मज़े की बात यह है कि जो आपका सेंट एंटोनी कैथोलिक चर्च है, यह भारतीय एक तमिल हैं उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, जिनका नाम है श्रीनिवास पैदायाची। इन्हीं के द्वारा सेंट एंटोनी कैथोलिक चर्च की स्थापना की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कच्चातीवू आइलैंड से संबंधित हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जानना चाहिए, क्योंकि इसका हर पॉइंट एक सवाल के रूप में आपकी परीक्षा में मिल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि जैसे रामनाथ साम्राज्य है, तो इसकी स्थापना कौन किया था, आप कह सकते हैं कि इस रामनाथ साम्राज्य की स्थापना कृष्णप्पा के द्वारा किया गया। या रामनाथ साम्राज्य को अन्य किस साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं मारवाड़ किंगडम को ही रामनाथ किंगडम के रूप में जाना जाता है। या कच्चातीवू आइलैंड पर कौन सा एकमात्र धार्मिक स्थल है, तो आप कह सकते हैं सेंट एंटोनी कैथोलिक चर्च है जो एकमात्र धार्मिक स्थल वहाँ पे है। या कच्चातीवू आइलैंड की उत्पत्ति किसके कारण हुआ, तो आप कहेंगे ज्वालामुखी के कारण हुआ, और यह उत्पत्ति हुआ है 14वीं शताब्दी में। और साथ ही साथ वेज बैंक का सवाल आ सकता है आप परीक्षा में, तो वेज बैंक कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि जो केप कैमोरिन है उसके दक्षिण में स्थित है और भारत का इस पर अधिकार है, और यह मत्स्यन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। साथ ही साथ
जैसे रामेश्वरम से और कच्चा तीवू आइलैंड के बीच की जो दूरी है वो कितना है, तो आप कह सकते हैं कि 12 मील के आसपास इसके बीच की दूरी है। तो इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।